नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का। और हम पीवाईक्यू सीरीज वाली जो श्रृंखला है उसे वापस पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और उसी के तहत हमने लगभग 2018 बी तक का हमने सेट कंप्लीट कर दिया था। इसको लेक्चर के पेपर हम डिस्कस करते हैं पेपर में। अब इसको लेक्चर का 2018 सी वाला सेक्शन हम उसमें हिस्ट्री के कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं वो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट में। ठीक है, तो अब अपन इसमें शुरू करते हैं भारतीय इतिहास से। देखिए, मैंने आपको बताया था 2018 में एक ट्रेंड ये रहा था कि 2018 में सर्वाधिक प्रश्न अगर इतिहास सेक्शन में पूछे गए हैं तो वो भारतीय इतिहास से पूछे गए हैं। हर बार हम देख रहे हैं लगभग 12 से 13 प्रश्न आपको भारतीय इतिहास से मिलते हैं और एक दो प्रश्न अपने को राजस्थान इतिहास से मिलते हैं। लेकिन आज के समय ये पासा पूरी तरह से पलट चुका है, क्योंकि लगभग 6-7 प्रश्न राजस्थान के इतिहास से पूछे जा रहे हैं, 6-7 प्रश्न भारतीय इतिहास से पूछे जा रहे हैं और जो 2-3 प्रश्न जो है आपके आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अपने को पहले किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन पर अपन जो है चर्चा करते हैं, विशद चर्चा करते हैं। कोशिश करते हैं फटाफट से 10-15 मिनट में हम ये कंप्लीट कर दें, ताकि आपको जो है एक रफ आइडिया हो जाए कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं और हमारे मैटर से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये भी आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्तकालीन रचना कौन सी नहीं है इनमें से? उन्होंने दे रखा था कामंदक का नीतिशार, इसके अलावा ऋतु संहार कालिदास का, और इसके अलावा हमारे वात्स्यायन का कामसूत्र और विक्रमांक देवचरितम। ठीक है, तो विक्रमांक देवचरितम विल्हण का है। ठीक है, विल्हण का विक्रमांक देवचरितम, ये राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे उस समय। विक्रमांक अपने विक्रमादित्य सिक्स्थ नाम से, विक्रमादित्य सिक्स्थ नाम से जो है एक राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे और इनके नाम पर जो है ये विक्रमांक देवचरितम लिखा गया है विल्हण द्वारा। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो है अपने गुप्त काल की रचना नहीं है। आफ्टर गुप्ता पीरियड, या फिर अपन कह सकते हैं जो पूर्व मध्य काल वाला टाइम है, उस समय जो है ये विक्रमादित्य द्वारा विल्हण द्वारा विक्रमांक देवचरितम लिखा गया। कामसूत्र भी हम देखें तो गुप्त काल का जब अंत नजदीक आता है उस समय लिखा गया है। इस वजह से हमने देख कई बार है ना, कामसूत्र को हम गुप्तकालीन कंसिडर नहीं करते, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है विक्रमांक देवचरितम बिल्कुल भी गुप्त काल से कोई संबंध नहीं। ठीक है, और इसको भी उत्तर गुप्तकालीन समय का माना जाता है, कामसूत्र को भी। तो लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी गुप्तकालीन जानकारियां प्राप्त होती है, इस वजह से इसको गुप्तकालीन भी कंसिडर किया जाता है। तो आप ये ध्यान रख लेना, कामंदक का नीतिसार, ऋतु संहार कालिदास वाला और कामसूत्र, ये सब गुप्तकालीन ग्रंथ है। और बाकी विक्रमांक देवचरितम विल्हण द्वारा लिखा गया था, जो पूर्व मध्यकाल वाला जो टाइम है वहां पर चला जाता है। ठीक है, अपन फिर देखते हैं प्राचीन कालीन विद्या का केंद्र कौन सा नहीं था इसमें से, सॉरी कौन सा था। ठीक है, चुनार पे अपन देखते हैं अशोक के स्तंभ चुनार के पत्थरों से निर्मित होते हैं। अरिकामेडु एक प्राचीन यूनानी एक शहर हुआ करता था उस समय, अरिकामेडु, तो उससे भी कोई संबंध नहीं है। भरू कच्छ या भृगु कच्छ है ना, भरू कच्छ जो आज वर्तमान में भड़ोच अपन जानते हैं ना, गुजरात क्षेत्र में भड़ोच पड़ता है, उसका पुराना नाम है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था किसी जमाने में। लेकिन ये सब जो है विद्या के केंद्र नहीं थे उस समय, विद्या का केंद्र था वल्लभी। अब आपके सिलेबस में ये है नहीं, अगर आपको नालंदा से, क्योंकि गुप्तकालीन संस्कृति है आपके या मुगलकालीन संस्कृति है, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, तो आपके काम का नहीं है। पर फिर भी आप ध्यान रखना, वल्लभी भी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था प्राचीन समय में, है ना, जैसे नालंदा हुआ करता था, विक्रमशिला हुआ करता था, उसी तरीके से वल्लभी भी हुआ करता था। ये एक और प्रश्न आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है। पहले आपका क्या है, इतिहास का सिलेबस जो है ना, भारतीय इतिहास, वो बहुत बड़ा हुआ करता था पहले। ठीक है, अब इसमें को बहुत छोटा करते करते बहुत ही छोटा कर दिया है अब। तो ज्यादा नहीं है इसमें, अपने को कुछ तो क्रांतिकारी पढ़ने होते हैं, मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन ज्यादा होता है, और मुगल काल और गुप्तकालीन संस्कृति के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो अब ध्यान रख लेना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक उस समय जो आया है प्रश्न, ये वल्लभाचार्य द्वारा जो है पुष्टि मार्ग चलाया गया था, है ना। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन था, शुद्धाद्वैतवाद। लेकिन ये आपके काम का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी याद हो। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद जो है वो उनका एक प्रिंसिपल रहा है, उनका एक फिलॉसफी रही है ना। फिर अपन देखते हैं असुमेलित कीजिए, ये सब अशोक के स्तंभ है, अशोक के स्तंभों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ अब जो है आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं। सारनाथ में 4 सिंह मिले हैं, रामपुरवा में सांड मिला है, संकिशा में हाथी मिला है। ठीक है, तो संकिशा में हाथी मिला है और लोरिया नंदनगढ़ में अपने सिंह मिला है, शेर मिला है, एक सिंह। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न था। इसके अलावा ये क्वेश्चन था एक, मुगल कालीन वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सर्वप्रथम उदाहरण कहां पर अपने को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और अपन ने काफी डिटेल में डिस्कस किया है एक एक आर्किटेक्चर को, मुगल कालीन आर्किटेक्चर को।
हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश की थी। तो उसके हिसाब से हुमायूं का मकबरा ऐसा पहला अपने को आर्किटेक्चर मिलता है मुगल काल में, जहां पर दोहरे गुंबद का जो है सबसे पहले अपने को दिखाई देता है, दोहरा गुंबद। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है हुमायूं के मकबरे से संबंधित। और ध्यान रख लेना, अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा बना था। और अपना जामा मस्जिद जो है अपना दिल्ली वाली जामा मस्जिद अपने शाहजहां के समय बनी हुई है। और अगर अपन देखें एतमादुद्दौला का मकबरा अपने जहांगीर के समय में नूरजहां द्वारा बनाया गया था। इनके पिताजी थे एतमादुद्दौला, जिसे गयास बेग भी कहते थे अपन, है ना, तो उनके द्वारा बनाया गया था नूरजहां द्वारा। इधर मोती मस्जिद की अगर अपन बात करें, आगरा वाली मोती मस्जिद की, तो ये भी शाहजहां के समय में बनाई गई। अच्छा, दिल्ली वाली मोती मस्जिद है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब के समय बनाई गई है, जबकि आगरा वाली मोती मस्जिद अपने किसके समय बनाई गई है? शाहजहां के समय बनाई गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रख लेना। मुगल कालीन वास्तुकला में अगर दोहरे गुंबद की अगर कोई बात करेगा, तो सबसे पहला उदाहरण अपने को कहां प्राप्त हो रहा है? हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर अकबर के समय पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र जिसको फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल में अनवर ए सुहेली नाम से। किस नाम से? अनवर ए सुहेली नाम से। तो ये भी ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है अगली बार कि अनवर ए सुहेली क्या का तात्पर्य क्या था, है ना। अनवर ए सुहेली अबुल फजल द्वारा कौन से ग्रंथ को जो है अनुवादित किया गया, या किसी भी तरीके से जो है रूप बदलकर ये प्रश्न वापस आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रख लेना, अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली का अनुवाद किया, पंचतंत्र का अनुवाद किया था अनवर ए सुहेली नाम से। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। खिलजी के समय अपन ने देखा ही है कि अनुवाद जो विभाग बनाया गया था अकबर के समय, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? खिलजी को बनाया गया था। फिर जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी आप जो है आउट ऑफ सिलेबस ही मान सकते हो, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। फिर एक प्रश्न ये आया, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि। अब शिवाजी भी आपके सिलेबस में नहीं रहे, ठीक है, तो और न ही अपने राजपूत राजाओं में फिक्स राजा दिए हुए हैं, 5 और 5 10 12 राजा हैं, उन 10-12 राजाओं को आपको पढ़ना है ढंग से। ठीक है, तो जयसिंह भी अपने उसमें है नहीं शायद, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह है शायद अपने, है ना, सिलेबस में, पेपर फर्स्ट के सिलेबस में मानसिंह है जयपुर के, और कोई भी अपना शासक नहीं है जयपुर का। लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि पुरंदर की जो संधि है 1665 में जो हुई थी शिवाजी के साथ, उसको किसने साइन किया था? ठीक है, तो उस समय शिवाजी के साथ युद्ध किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, जिसे जयसिंह फर्स्ट भी कहा जाता है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था और शिवाजी को डिफीट किया गया था, हराया गया था, और शिवाजी को एनसर्कल कर लिया गया था। तभी अपने जयसिंह जी बोलते हैं ना कि मैं शिवा को एक वृत्त के केंद्र की भांति जो है उसको घेर लूंगा चारों तरफ से। तो इस तरीके से इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस भी हुआ था जयसिंह जी का। और सारे जयसिंह जी जो हुए थे ना अपने राजस्थान में जयपुर के, उन सब जयसिंह जी को मैथ्स का बहुत बड़ा शौक था, है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और पुरंदर की संधि 1665 वाली जो है उसको जो है उसको साइन करने वाला शिवाजी के जो साथ है वो व्यक्ति कौन था? अपने जयसिंह फर्स्ट। तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर अपना एक क्वेश्चन आया था कि कहां और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा था 2-3 लेक्चर पहले आर्य समाज की स्थापना से संबंधित प्रश्न। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। कहां की थी? बंबई में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। इसी को बाद में 1877 में मैंने आपको बताया था लाहौर में ट्रांसफर किया गया था, और लाहौर को क्या बना लिया गया था? बाद में उसका हेडक्वार्टर बना लिया गया था। ठीक है, लेकिन स्थापना के बारे में पूछा जाए तो बंबई में की है, 1875 में की है ना। दोनों चीजें याद रख लेना। फिर एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा मुद्दा गांधी जी द्वारा इरविन के समक्ष नहीं रखा गया, है ना। तो गांधी इरविन पैक्ट की बात कर रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट के तहत इन दोनों के बीच में साइन होगा जब वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो जाएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अभी हम गांधी जी को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, है ना। तो उसमें कौन कौन सी बातें शामिल नहीं थी, ऐसा ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न जो है, पहली चीज तो ये है कि संपूर्ण मद्य निषेध का क्या उन्होंने बोला था क्या कि उनमें एक पॉइंट था क्या कि संपूर्ण मद्य का निषेध कर देंगे अपने पूरे भारत से, है ना, शराबबंदी का। तो बिल्कुल सही बात है, शराबबंदी की एक बात कही गई थी, प्लस भूमि कर में भी 50% की कटौती की बात यह भी कही गई थी, प्लस नमक कर का उन्मूलन। देखिए पूरा दांडी मार्च जो होगा वो नमक के उपलक्ष्य में होगा, है ना, तो ये नमक कर का उन्मूलन भी वो मांगेंगे। और फिर अपन देखेंगे कि भारत की पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की बात उसने की थी क्या? तो भारत की पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता की बात नहीं की थी, बाकी सारी बातें कही गई थी उसमें गांधी इरविन पैक्ट में। ठीक है, सारी बातों पर जो है फोकस किया था गांधी जी ने।
फिर अपन देखते हैं एक प्रश्न ये आया था कि कौन सा आयोग शिक्षा में सुधार से संबंधित नहीं है। शिक्षा में सुधार से संबंधित मैंने आयोग आपको बताया है ना। एक तो अपना चार्ल्स वुड का आयोग था शुरुआती, चार्ल्स वुड, फिर हंटर आयोग है, फिर रेले आयोग है, फिर सैंडलर आयोग है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे आयोग थे। हार्टोंग कमीशन भी था एक, ठीक है, तो हार्टोंग कमीशन भी एक था, हार्टोंग कमीशन। तो ये इस तरीके से ये 5-6 आयोग हैं जो आपको शिक्षा से संबंधित मिलेंगे, लेकिन अब आपके सिलेबस में उस तरीके से हिस्से नहीं रहे तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी लेकिन आप उच्च शिक्षा से संबंधित सेवा में जा रहे हैं तो आपको ये आयोगों का पता होना चाहिए। सबसे पहले चार्ल्स वुड आया था, फिर हंटर आया था, फिर रेले आया था, फिर सैंडलर आया था, फिर हार्टोंग कमेटी आई थी। ये स्ट्रेची जो आयोग है ना, ये अपने अकाल राहत से संबंधित आयोग है। किससे संबंधित आयोग है? अकाल राहत से संबंधित। लिटन के टाइम पे आया था यार, किसके समय में आया था? लिटन गवर्नर जनरल था, उसके समय में अपने स्ट्रेची आयोग आया था, तो ये भी ध्यान रख लेना। फिर एक प्रश्न ये पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके भविष्य में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये बात जब मैंने आपको 2 स्टेटमेंट बताए थे बोस के उस समय गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी को इन्होंने महात्मा कहा है उस समय, है ना, ये अब राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता पहली बार कहने वाले भी अपने बॉस थे, है ना। राष्ट्रपिता कहा था, जिस वाले रेडियो उसमें राष्ट्रपिता कहा था ना इन्होंने वक्तव्य में, उसी वक्तव्य में उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं जो है वो अब भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये स्टेटमेंट भी उनका उसी समय लोकप्रिय रहा था। इस स्टेटमेंट को मैंने उसमें शामिल नहीं किया था, तो आप जो है अपने नोट्स में जो है इंडिविजुअली स्टेटमेंट को भी ऐड कर लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है ऑलरेडी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाता है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का स्टेटमेंट है। भगत सिंह, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ये सब आपके सिलेबस में, ठीक है। इनको अपन ने लाला लाजपत राय, भगत सिंह जी के बारे में अपन ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद जो है बंकिम चंद्र चटर्जी भी हमारे सिलेबस में है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अपन ने पहले डिस्कस किया है। बंग दर्शन मैंने आपको एमसीक्यूज में भी कराया हुआ है अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं। बंग दर्शन नामक बांग्ला पत्रिका इनके द्वारा बिल्कुल की गई, है ना, संपादित की गई, इनके संपादक रहे हैं, तो बंग दर्शन बिल्कुल सत्य बात है। इसके अलावा आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला, इन सब उपन्यासों के जो है राइटर कौन थे? ये अपने बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और राष्ट्रवाद के, भारत में साहित्यिक राष्ट्रवाद के जनक माने जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद मठ, इनका सबसे इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ठीक है। आनंद मठ सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी में क्या लिखा गया है? वंदे मातरम इसी में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत डिटेल में अपन ने पूरा लेक्चर डिस्कस कर रखा है, तो इसमें दोनों कथन आपके सत्य हैं। ये अपने 12 क्वेश्चन तो आए हैं अपने इंडियन हिस्ट्री से, 3 क्वेश्चन अपने राजस्थान की हिस्ट्री से आए थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि 1857 की क्रांति के दौरान, अब सर्वाधिक प्रश्न यही आया हुआ है, मैंने जितने भी आपको पेपर अभी तक डिस्कस कराए तो कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है ये पेपर, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भविष्य में भी अच्छी खासी संभावना है कि कोटा में, मैं जब आसान सा सवाल है, कोई ऐसा विशेष इसमें वो नहीं है, लेकिन बार बार आपसे इतनी बार रिपीटेटिवली पूछा गया है तो ये आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेजर बर्टन ने जो है 1857 क्रांति के दौरान कोटा में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये बहुत अच्छा सवाल है। और डॉक्टर सैडलर और इनके बारे में भी अपन ने अच्छे से बात की थी। फिर अपन ने देखा है किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने हेतु ठाकुर, खेरवा के ठाकुर हुआ करते थे उस समय गोपाल सिंह, किसके कहने पर जो है गोपाल सिंह जी के पास आए थे विजय सिंह पथिक? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और विजय सिंह पथिक जो है रास बिहारी बोस के कहने पर आपके गोपाल सिंह खरवा के पास आते हैं। और अपन ने देखा है कि रास बिहारी बोस आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से है शामिल। और इंडियन नेशनल अपना उस समय जो आरंभिक गदर हुआ था ना 1915 के आसपास, तो 1915 वाले गदर जो था उसके जो पूरे प्रणेता थे वो रास बिहारी बोस ही थे, और जिसको दिल्ली लाहौर षड्यंत्र कहा गया था, ठीक है। सॉरी, उस समय दिल्ली षड्यंत्र के नाम से केस रजिस्टर हुआ था, फिर ये भाग गए थे अपने जापान की साइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ना बहुत, वो उसी के बाद जो है, उसी की विफलता के बाद विजय सिंह पथिक को राजस्थान में भेज दिया गया था, और राजस्थान में ठाकुर गोपाल सिंह जी के जो है संपर्क में आ गए थे अपने। तो वो एक कथा अलग है, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था रास बिहारी बोस ने। फिर अपन देखते हैं भरतपुर का वह जाट नेता जिसने शेखावटी के किसान आंदोलन के लिए, कृषक आंदोलन के लिए इनको प्रेरित किया था। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट है, अब मुझे पता नहीं है डिलीट क्यों है, शायद हो सकता है इनमें से कोई और भी शामिल हो, लेकिन ठाकुर देशराज का नाम तो बहुत फेमस है, लोकप्रिय है तो, ठीक है। तो ठाकुर देशराज इंपॉर्टेंट है।
जाट नेता हुआ करते थे ठाकुर देशराज, और उन्होंने जो है शेखावटी के किसानों को भी कृषक आंदोलन में प्रेरित किया था, मूल रूप से भरतपुर के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये अपने लगभग 15 प्रश्न जो आए हैं अपने 2018 का सी वाला जो है पेपर है, और उसमें अपन ने सारे हिस्ट्री के एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब जरूर जल्दी से अपन कोशिश करेंगे जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इनके प्रश्न भी है ना एक एक लेक्चर में, क्योंकि 5-5 प्रश्न होते हैं इनमें, तो अपन क्या करेंगे 3-3 साल के 3-3 पेपरों के एक साथ कलेक्शन को अपन यहाँ डिस्कस कर लेंगे। ऐसे करके 2-4-5 पेपर में वो पूरा खत्म हो जाएगा 2-4 लेक्चर में, और इसी तरीके से ये अपना ये हो ही गया कंप्लीट। तो ये था अपना 2018 सी का एमसीक्यू का पूरा सेट, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन जरूर जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे, और थैंक यू सो मच।